जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। आई होप आप बच्चों ने अपना पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया होगा। आज कुछ बच्चों को मॉक टेस्ट लेने में दिक्कत भी आई है। वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा सारा कि क्या हुआ, किस इशू की वजह से आज जो है बच्चों को दिक्कत आई है। बट पहले हमारा जो आज का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए। देखो, कंप्यूटर के किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आपको समझना जरूरी है अपने एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज रिसेंट एग्जाम पे हुए हैं उस पर हम कंसल्ट करेंगे। ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, टू द पॉइंट कुछ चीजें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए आप याद रखोगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे आज की कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे। बट फर्स्ट थिंग इज दैट आप सब हाईली रिकमेंडेड है कि पहले खुद क्वेश्चंस को ट्राई करना। ठीक है, ये एक तरह का आपका मॉक टेस्ट ही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब कुछ क्वेश्चन आपको मे भी नहीं दिख रहे होंगे बट मैं अच्छे से बोलूंगा ताकि आपके कानों तक पहुंच जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, बायोस सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, डीओएस, ठीक है, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कितनी बार बोला आपको? ठीक है, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप छू नहीं सकते कोई चीज। जैसे हार्डवेयर है जिसको आप टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने लैपटॉप है या पेन टैब है या माइक है जिसको मैं हाथ लगा सकता हूँ ना इन चीजों को, दीज आर हार्डवेयर। बट सॉफ्टवेयर वो है कि जो बीच में आवाज जैसे काइंड ऑफ आपको आप तक पहुंची है, तो वो एक सॉफ्टवेयर है। तो मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। और सॉफ्टवेयर को मेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जिनका काम है जनरल काम करना, मतलब सिस्टम को संभालना। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एंड यूजर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को वर्ड में काम करना है, मुझे कोई लेटर टाइप करना है, तो मैं एमएस वर्ड खोलूंगा। तो एमएस वर्ड एक तरह का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मतलब जो यूजर के लिए बने हुए हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो सिस्टम को चलाने के लिए बने हुए हैं उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस एक तरह का कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये याद कर लेना। ठीक है, मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे वाले होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद जैसे डिस्क को क्लीन करने वाले डिस्क क्लीनर होते हैं, या लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जो लिखे हुए ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैसे आ जाते हैं? जैसे आपके वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, उसका एमएस एक्सेल हो गया, या प्रेजेंटेशन के लिए एमएस पावर पॉइंट। तो ये सारे आपके काम आते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपको लेटर लिखना है, एमएस वर्ड में लिखोगे। आपने कैलकुलेशन करनी है, एमएस एक्सेल में लिखो करोगे। ठीक है, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो एमएस पावर पॉइंट में करोगे। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। अगर आपने थोड़ा बहुत भी लेक्चर देखा होगा मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला, तो ये आपको जरूर पता होगा कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच ईयर इंडियाज आईटी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। देखो, अगर आप ने सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला लेक्चर ध्यान से देखा होगा। देखो, ये पीवाईक्यू जो है ना, मैं अभी देख रहा हूं। मैंने भी अभी जस्ट आपके लिए जब ये प्रिपेयर करा ना शाम के टाइम में, तभी तभी मैंने देखा कि ये क्वेश्चन पेपर, इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा था। ठीक है, ये पटवारी का पेपर है शायद। अब इस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया कि इंडिया का आईटी एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया। और अगर आपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बोलता आईटी एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बेसिकली कब आया था? 2000 में, 2001 में, 2 में या 3 में। तो आईटी एक्ट हमारा आया था 2000 में। आईटी एक्ट क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। मतलब जो हमारा ई कॉमर्स हो गया, फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉनिक आप चीजें वगैरह मंगवाते हो, या साइबर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, इन सबको जो बेसिकली रोकने के लिए और ई कॉमर्स को बढ़ाने के लिए जो एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कब आया था? 2000 में फोर्स में आया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2000 का आईटी एक्ट, ये याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक एफई किसकी एग्जांपल है पूछ रहे हैं। देखो, जब मैंने आपको यही सेफ्टी सिक्योरिटी पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज बोली थी, जो इंपॉर्टेंट वायरस है और जो इंपॉर्टेंट एंटीवायरस है वो याद करके जाना, एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, अब पूछा है मैक एफई क्या है? एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब फोटो को एडिट करने के, जैसे एडोब वगैरह हो गया ना, कौन से होता है, एडोब शॉप कुछ ऐसा करके बोलते हैं, वो फोटो एडिट के लिए होता है। तो क्विक हील है, ये क्या है? एंटीवायरस है। ये वायरस है क्या पूछ रहा है? तो वायरस है या एंटीवायरस? तो मैकएफी क्या है? मैकएफी इज एन एंटीवायरस। चिल्ला चिल्ला के उस दिन मैंने आपको वायरस और एंटीवायरस इंपॉर्टेंट बताए थे जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जैसे एंटीवायरस, क्विक हील इज ऑल्सो एन एंटीवायरस। ठीक है, ये याद कर लेना, क्विक हील खुद भी क्या है? एंटीवायरस है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरस आपको पता होनी चाहिए। वापस याद करवा देता हूँ। एक तो मैकएफी हो गया, अवास्ट हो गया, अवास्टा जिसे कहते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है। K7 जो है, ट्रेंड माइक्रो है,
ट्रेंड माइक्रो है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। क्विक हील तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। नॉर्ट्रॉन है, ये भी पूछता है एग्जाम पे। बिट डिफेंडर ये पीछे वाले एग्जाम में पूछा गया था ना, एक एग्जाम है बिट डिफेंडर, तो ये भी याद रखोगे आप, ठीक है। उसके बाद सिमेंटेक भी है, सीमेंटेक, ठीक है। सीमेंटेक, ट्रेंड माइक्रो मैंने आपको बता दी, ये इंपॉर्टेंट है। एवीजी भी, अवास्ता और एवीजी, ठीक है, एवीजी भी याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक एफ सिक्योर भी है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरस हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे मैकएफी पूछ लिया तो अगली बार क्विक हील या नॉर्टन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे आपको एंटीवायरसेस पूछे जाते हैं, उसी तरह एग्जाम में आपको वायरसेस भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो सबसे पहला वायरस जो आया था दैट इज क्रीपर, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। कौन सा वायरस था? क्रीपर था। उसके बाद एल्क क्लोनर, ये भी क्या है? एक तरह का वायरस है, एल्क क्लोनर, याद नाम कर लेना, ठीक है। फिर आई लव यू बताया था, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी एक तरह का वायरस है। फिर कोड रेड भी एक तरह का वायरस था। मेलिसा इज ऑल्सो अ वायरस, मेलिसा भी एक वायरस था। फिर ब्लास्टर आया था, ठीक है, ब्लास्टर ये भी बहुत फेमस चला था। ब्लास्टर ये भी क्या है? वायरस है, ठीक है। कोड रेड भी आया था, कोड रेड इज ऑल्सो वायरस। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। नेट वॉर्म भी है। तो अगर देखो यार कुछ ऐसा लग रहा है ना जो सिस्टम को खराब कर सकता है, ठीक है, उसको मान लेना कि जैसे ब्लास्टर है तो सिस्टम को खराब कर सकता है, तो ये वायरस है। और कुछ ऐसा है जो ठीक करने वाली चीज है, तो वो एंटीवायरस के साथ थोड़ा रिलेट कर ले, जैसे क्विक हील, जल्दी से हील करे, मतलब एंटीवायरस हो सकता है। तो इस तरह से आपने इनको याद रखना है, ठीक है। सर आप बार बार क्यों वही चीजें बताते हो जो एक बार पढ़ी होती हैं? इसलिए बता दो कि तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाए चीज। आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे ना, जब ये आपको मेरे वर्ड्स याद आएंगे, ये वायरस और एंटीवायरस जो बोल रहा हूँ ना, ये याद आएंगे वहां पर, इसीलिए बार बार रिवाइज करवाता हूँ। नेक्स्ट देखो, इन एमएस एक्सेल में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होती है, ठीक है, पूछ रहा है। उसके उसको लिखने का तरीका क्या है? मतलब जैसे ये है, ऐसे लिखा जाता है, या डॉलर के आगे ए $1 ऐसे लिखा जाता है, हैशटैग ए $1 ऐसे लिखा जाता है, हैशटैग ए #1 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देखो अगर आपने थोड़ा बहुत भी एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ा होगा, जिसको एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में प्रॉब्लम है ना, वो कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में जाओ, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल पे मैंने एक एक वर्ड पे वीडियो बनाई, एक एक्सेल पे, वो करके जाना, एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो डॉलर होता है ना, डॉलर मतलब लॉक कर देता है किसी सेल को, ठीक है। बेसिकली एमएस एक्सेल में सेल ही तो बने होते हैं ऐसे, देखो ना, रोज और कॉलम्स करती हैं, और ये जैसे एक सेल हो गया, तो डॉलर इसको लॉक कर देता है। अब बेसिकली इधर डॉलर का बहुत रोल है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है कि एक सेल जो है ना, फॉर एग्जांपल एक कोई सेल है या कोई सेल की रेंज है, ठीक है, और अगर सपोज करो मतलब वो स्पेसिफिक मतलब फिक्स हो जाए, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक सेल या एक कोई मतलब अगर सेल है या रेंज है सेल की, तो वो हमेशा एक एज अ रेफरेंस के तौर पे जब यूज होती है, ठीक है, चाहे हम फॉर्मूला को कॉपी करें या मूव करें, वो चीज हटे नहीं, वो वैसी ही की वैसी रहे, उस केस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। मतलब एब्सोल्यूट चीज वो होती है जो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी सेल, ये एब्सोल्यूट सेल है, इसका मतलब है कि अगर मैं सपोज करो यहां से फॉर्मूला उठा के कॉपी करके या मूव करके दूसरी जगह लेके जाऊं, बट इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट सेल, ठीक है। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट सेल। तो ये एब्सोल्यूट सेल कैसे बनेगा? जब इसके पीछे डॉलर लगेगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी। देखो $1 का मतलब है, $A मतलब ए बी सी डी और कॉलम्स, एंड 1 2 3 4 आर रोज। कहने का मतलब है हमने ए को डॉलर कर दिया और 1 को डॉलर कर, इसका मतलब हमने इस सेल को, जो A1 सेल था, इसको फिक्स कर दिया। अब इसकी वजह से हम इसके फॉर्मूला को कॉपी या मूव करके दूसरी जगह लेके जाएंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी डॉलर पीछे लग जाता है तो वो फिक्स हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट सेल बन जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था, बट मैंने आपको समझा दिया। इन फ्यूचर आए एग्जाम में, इन फ्यूचर ये भी पूछा जा सकता है कि डॉलर साइन जो है बेसिकली एमएस एक्सेल में क्या काम है, वो फिक्स कर देता है कि सेल को, इतना याद कर ले, ठीक है। अब पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, फॉर्मूलाज और शॉर्टकट तो आपको पता होने चाहिए ना, फुल फॉर्म्स एंड जो शॉर्टकट कीज हैं। तो एमएस वर्ड में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू चेक स्पेलिंग, भाई वेरी सिंपल। स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी यूज करते हैं हम शॉर्टकट की, हमें बतानी है, ठीक है। F1 है, F2 है, F7 है या F9 है। तो शॉर्टकट की कौन सी है स्पेलिंग को चेक करने के लिए? तो कौन सी है? F7, ठीक है। F7 को यूज करते हैं हम स्पेल को चेक करने। F1 हेल्प, ठीक है, F2 रीनेम, ठीक है, ऐसे ही था ना, F1 हेल्प, F2 रीनेम। F7 जो है बेसिकली वो स्पेल चेक के लिए यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है।
जैसे शॉर्टकट की कौन सी पूछी जाती है, कंट्रोल+N, कंट्रोल+N दबाते हैं हम अगर कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना हो, अगर कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना हो तो कंट्रोल+O से वो ओपन हो जाता है। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। F12 किसके लिए यूज होता है, सेव करने के लिए, ठीक है। अगर आपको सेव करना है ना तो F12 का आप यूज करते हो, सेव एज करना हो, सेव एज करना मतलब किस तरह से सेव करना चाहते हो, सेव एज करना हो तो F12 उसके लिए यूज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है F12। फिर कंट्रोल+C कॉपी होता है, कंट्रोल+X कट होता है, कंट्रोल+V पेस्ट होता है, ये आपको पता है। कंट्रोल+A पूछता है एग्जाम में ज्यादा है। कंट्रोल+A का मतलब होता है सभी को एक ही बार अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो ना तो कंट्रोल+A को दबा देते हो, ठीक है। F1 हेल्प होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। उसके बाद कंट्रोल+B दबाओगे तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल+I दबाओगे तो इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल+U दबाओगे तो अंडरलाइन हो जाती हैं चीजें, ठीक है। देखो ये पूछता है एग्जाम में, कंट्रोल+R दबाओगे तो राइट तरफ की अलाइनमेंट होती है, ध्यान से सुना, कंट्रोल+R दबाओगे तो राइट तरफ की अलाइनमेंट, कंट्रोल+L दबाओगे तो लेफ्ट साइड की अलाइनमेंट होती है, कंट्रोल प्लस अगर आप ई दबाते हो तो सेंटर में आ जाता है, और कंट्रोल+ अगर जे दबाते हो तो वो जस्टिफाई करेगा स्क्रीन को, मतलब जिस तरह की स्क्रीन होगी उस तरह की अलाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है। देखो ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं तो आपके दिमाग में ऐसे मे बी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बट अगर आपने ये पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि अब आपका रिवीजन फेस है तो आपको ये आना चाहिए, इसलिए मैं आपको कब से बोल रहा था कि कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लो। अगर आपने की होंगी तो ये चीजें आपको ऑलरेडी समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ टेबल इन MS वर्ड कैन हैव, ठीक है। MS वर्ड में मिनिमम नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स कितनी होती हैं, 0 रो 0 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, 2 कॉलम या 1 रो 1 कॉलम। देखो मिनिमम क्या होगी, अगर आप MS वर्ड में खोलोगे, अगर मान लेते हैं तो आप 1 रो 1 कॉलम तो होना ही चाहिए ना, मिनिमम 1 रो 1 कॉलम होते हैं। और MS वर्ड में मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होती, अनलिमिटेड है। बट MS एक्सेल में एग्जाम में पूछता है, MS एक्सेल में एग्जाम में पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स कितनी होती हैं, ठीक है। तो 2007 के बाद जो चल रहा है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज हैं, MS में एक्सेल की बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज हैं 1,48,576, ये याद कर लेना। ये नंबर ऑफ रोज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन MS एक्सेल। तो अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो 16,384 क्या है, कॉलम्स है। मे भी एग्जाम में पूछा जा सके। तो MS एक्सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज 1,48,000, ये 1 है पीछे, ये देखो 1,48,576 और कॉलम 16,384। तो ये याद कर लेना, थोड़ा एग्जाम में भी पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन MS वर्ड कंट्रोल+Shift विद एनी ऑफ द एरो की। देखो MS वर्ड में देखो शॉर्टकट कीज की कितनी रेलिवेंस है, तो एग्जाम में शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन आते हैं, आप बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करके जाओगे एग्जाम में, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि अगर आपकी MS वर्ड में अगर आप कंट्रोल+Shift दबाते हो, कंट्रोल+Shift अगर आप दबाते हो तो उसमें क्या होगा, बेसिकली वो किसी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, डिलीट कर देगा, पेस्ट कर देगा, या नन ऑफ दैट। देखो डिलीट करने के लिए आप किसका यूज करोगे, या तो बैक स्पेस या डिलीट की का कंट्रोल के साथ भी कर सकते हो, डिलीट हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल+V का यूज करते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन है, हाईलाइट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। किसी मतलब मेनली इसका किसी एक टेक्स्ट के ब्लॉक को, अगर आप ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है ना उसको अगर सिलेक्ट करना हो, हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए कंट्रोल+Shift का विद एरो यूज कर। देखो एरो कीज होती है ना जो ऐसे अप और डाउन एरोज वाली, तो अगर आप कंट्रोल+Shift और एरो की दबाते हो तो एक हाईलाइट हो जाएगा एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, मतलब एक तरह का वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप उसको जो करना चाहो कर सकते हो। तो इसके लिए यूज होता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहां पर आपको मैं अभी तो सारी शॉर्टकट कीज नहीं करवा सकता, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि जो मैंने MS वर्ड और MS एक्सेल पे वीडियोस लाई हुई हैं उनको देख के जाना, या कहीं ना कहीं से शॉर्टकट कीज पढ़ के जाना, ऐसे एग्जाम में नहीं जाना। शॉर्टकट कीज फुल फॉर्म्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इजीली स्कोर किया जा सकता है, यहीं से पेपर क्वालिफाई होते हैं, इन छोटे छोटे मार्क्स से पेपर जीते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो, क्वेश्चन नंबर 62, रैंसमवेयर इज डेवलप्ड फॉर। देखो रैंसमवेयर किसके लिए बना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन तो आपको अब आने ही चाहिए, उस दिन मैंने सब बताया था। स्टीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अगर आपने किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन को स्टील करना हो तो उसके लिए यूज होता है। स्लोइंग डाउन कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कम करने के लिए यूज होता है। इंक्रिप्टिंग फाइल्स एंड डिमांड पेमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन। देखो हमारे सिस्टम को पूरा उठा लिया जाता है, इंक्रिप्ट कर दिया, कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर पैसे मांगे जाते हैं, पैसे दोगे तो वापस डिक्रिप्ट होगा, या सिस्टम फाइल्स को डिलीट करना। तो रैंसमवेयर का मतलब मैंने आपको बताया था फिरौती। कहने का मतलब है आपके सिस्टम को बिल्कुल लैंग्वेज ही उसकी चेंज कर देनी ताकि आपके पल्ले ना पड़े, और फिर आपसे पैसे मांगना अगर आप वापस उसको लेना चाहते हो, इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर इज अ काइंड ऑफ मालवेयर। रैंसमवेयर क्या है, एक तरह का मालवेयर है। मालवेयर कहने का मतलब एक तरह का मलिशियस सॉफ्टवेयर है। मलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब जो हमारे सिस्टम में अगर आ जाएगा तो हमारे सिस्टम की फंक्शनिंग को खराब कर देगा। इसकी एग्जांपल है जैसे वायरस है, ट्रोजन है, ये सारा मैंने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में पढ़ाया था, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63। अ वायरस फेमस फॉर मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। एक ऐसा वायरस है जो किसके लिए फेमस है कि अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, स्प्रेड एंड इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। और क्या करता है, किसी कंप्यूटर नेटवर्क को, क्या नेटवर्क पे स्प्रेड हो जाता है, कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है और उसको खराब कर देता है एक नेटवर्क पे जाके, ठीक है। तो ये कौन सा एक तरह का मालवेयर है, बेसिकली है तो मलिशियस सॉफ्टवेयर है, बट कौन सा है हमें बताना है। इसको वॉर्म बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, मैक्रो वायरस बोलते हैं या एडवेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। देखो इसको बोलते हैं वॉर्म। देखो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली वीडियो जरूर देख के जाना एग्जाम में, और दूसरी वायरस एंड एंटीवायरस वाली वीडियो, ये दो वीडियो देख के ही जाना, ये टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारा वॉर्म होता है। वॉर्म एक फेमस वायरस है जो अपनी कॉपीज बनाता है, मतलब ये खुद को स्प्रेड कर देता है और सिस्टम के नेटवर्क में पहुंच जाता है, ये वॉर्म होता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है ट्रोजन हॉर्स। इसके लिए एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन लिखा है कि ऐसे आपको आएगा, चार ऑप्शंस होंगे, ऊपर क्वेश्चन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब जो खुद को सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग कौन होता है, ट्रोजन होता है, ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है। और एडवेयर के बारे में तो आपको पता है, एडवेयर क्या है, एडवर्टीजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब आपको बार बार ऐसे एडवर्टीजमेंट शो होती रहती है ना, तो वो कौन से किस केस में होता है, वो एक तरह के एडवेयर में होता है, ये याद कर लेना, ठीक है। दिस इज क्लियर। So moving towards your question number 64, for what purpose the joystick is used? कहता है joystick जो है वो किस चीज के लिए यूज होती है। स्कैनिंग हार्ड कॉपी टेक्स्ट टू कंप्यूटर, कंप्यूटर गेमिंग में यूज होता है, एंटरिंग टेक्स्ट में यूज होता है, कंट्रोलिंग साउंड ऑन द स्क्रीन। तो किसके लिए यूज होता है जॉयस्टिक हमारा। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो जो जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक एक तरह का, पहली बात आपको पता होनी चाहिए, इनपुट डिवाइस है। पहले तो ये देख लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे माउस से ये सब चीजें ऐसे स्क्रीन में चलती है ना, जॉयस्टिक से पता क्या होता है, जॉयस्टिक से फॉर एग्जांपल वो एक इस तरह की स्टिक होती है, हैंडल लगा लो गाड़ी का, तो आप उसको आगे करोगे तो कोई चीज आगे चलेगी, लेफ्ट करोगे लेफ्ट चलेगी, राइट करोगे राइट, और पीछे करोगे तो पीछे वाली तरफ आएगी। मतलब कहने का मतलब है ये एक स्टिमुलेट करता है। तो गेमिंग में ये सब चीजें नहीं होती हैं, गेमिंग में आगे दौड़ाना हो तो उसको आगे करो। तो बेसिकली कंप्यूटर गेमिंग में ज्यादातर जॉयस्टिक का यूज होता है। आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है। जैसे बीसीआर में लिखूं, बार कोड रीडर, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिससे आप बार कोड को रीड करते हो। फिर उसके बाद माउस आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल ओएमआर शीट भरते हो ना, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। एमआईसीआर जो चेक वगैरह में यूज होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। योर माइक, मैं माइक में बोल रहा हूँ, माइक इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर, स्कैनर डेटा अंदर लेके जाता है ना, जब आप स्कैन करने के लिए करते हो तो स्कैनर क्या करता है, इनपुट में डेटा ले जाता है, इट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। हार्डवेयर वाली वीडियो डाली थी आज से 5-6 दिन पहले, उसमें ये सब समझाया था कौन कौन से इनपुट है, कौन कौन से आउटपुट है, कौन से दोनों है, ठीक है, जो दोनों काम कर सकते हैं। तो एग्जाम में वो पूछी जाती हैं चीजें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65, इन एमएस पावर पॉइंट में द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंडआउट। देखो एमएस पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है जब आप हैंडआउट्स को प्रिंट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में एमएस पावर पॉइंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, थोड़ा बहुत एमएस पावर पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। तो 5 स्लाइड्स पर पेजेस नहीं होती हैं जब आप किसी हैंडआउट लेते हो, ठीक है। प्रिंटिंग के टाइम में अगर आप पावर पॉइंट में हैंडआउट लेते हो तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पेज के ऊपर 5 स्लाइडें होंगी, ठीक है। 6 स्लाइड पर पेज हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी, बट 5 स्लाइड्स पर पेज नहीं होती। ये फैक्चुअल चीज है जो आपने याद रखनी है। Moving towards question number 66, which of the following device converts computer output into an analog form that can be transmitted over a telephone line? ठीक है, इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप आउटपुट को, कंप्यूटर की जो आउटपुट निकल रही है, डेटा जो है, उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और जिसकी वजह से वो टेलीफोन लाइन पे भी जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। देखो यार, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जो कंप्यूटर में अगर मैं मान लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन मुझे बोलने, कंप्यूटर तो 0-1 समझेगा। अब सपोज करो कंप्यूटर में कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसको मैंने टेलीफोन लाइन के थ्रू कहीं बाहर भेजना है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ मॉडेम को। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका काम होता है आपके एनालॉग को जो है बाइनरी वगैरह में कन्वर्ट करना, और बाइनरी को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये काम होता है बेसिकली मॉडेम का। मतलब कहने का मतलब कंप्यूटर तो समझता है बाइनरी, बट ट्रैवल करने के लिए तो सिग्नल को एनालॉग में होना जरूरी है। तो उन दोनों की कन्वर्जन जो है, बाइनरी टू एनालॉग, एनालॉग टू बाइनरी, ये सारा कौन देखता है, मॉडेम देखता है। मॉड्यूलर डी मॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तो ये याद कर लेना, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो अभी तक
काफी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं कंप्यूटर पोर्शन के। देखो इसी तरह से प्रिपरेशन होती है। अब आपको बेसिकली यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसको एग्जाम में यूज भी कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। तो काफी पढ़ लिया, आप 2 मिनट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो फिर बीच में मैं डिस्टर्बेंस नहीं लेता। अब हमने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए ना, तो अब 1 मिनट ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि आपके दिमाग में काफी कुछ चल रहा होगा, उसके बाद वापस स्टार्ट करेंगे। देखो आप बच्चों को मैं बताता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। देखो आज मॉर्निंग में पहला देखो मॉक टेस्ट में कुछ बच्चों को आज दिक्कत आई है। मैंने मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स की जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर लिए हैं अपने एंड पे, ठीक है। अब जो एक दो कुछ रह गए होंगे जिनके इशू नहीं रिजॉल्व हुए, तो मैंने उनके साथ जो है इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर किया और अपनी जीमेल भी शेयर करी हुई है। आप वहां पे कांटेक्ट कर लेना। तो वेट करना, थोड़ा पेशेंस रखा करो, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं और भी कहीं पर सर्विसेज देता हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट मेरी कहीं और भी सर्विसेज जाती हैं। और कई बार मैं आप समझ लो कि मैं डे टाइम पे बिजी भी होता हूँ। तो अब मैं पहुंचूंगा और उसको रिजॉल्व करूंगा। थोड़ा सा पेशेंस आप बना सकते हो। हुआ क्या कि हमने रात को जो है बोला कि मॉर्निंग में मॉक टेस्ट होना है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मतलब मेरा जो वेबसाइट डेवलपर लड़का था उसको भी ये नहीं था उम्मीद कि इतना बच्चा एक ही बार जो है सर्वर पे आ जाएगा, मतलब ऐप पे काइंड ऑफ, तो वेबसाइट पे। तो वेबसाइट और ऐप पे इतना बच्चा एक ही बार जो है वो इनरोल करने लगा टेस्ट के लिए। उसकी वजह से जो है वेबसाइट होगी क्रैश, ठीक है, क्योंकि सर्वर पे बहुत लोड पड़ गया। तो मॉर्निंग के टाइम में ऐसा हुआ। उस टाइम पे कुछ ऐसे इश्यूज आए कि जो पेमेंट्स आपके एंड पे हो चुकी थी वो पेमेंट्स हम तक नहीं पहुंची, बट वो पेमेंट्स ऐसे ही डिसमिस होगी। तो फिर बाद में क्योंकि बच्चों के एंड में तो पैसे कट गए थे उस टाइम पे, वो तो मैंने सबको लौटा ही दिए हैं ऑलमोस्ट। जो एक दो जिनके नहीं आए, अगर वो मुझे ऑथेंटिकेट करते हैं कि पेमेंट का कुछ, तो मैं कर दूंगा उनको भी रिजॉल्व। अब वो इश्यू रिजॉल्व हो चुका है। अब दिन के टाइम में आज जेके बैंक का सर्वर डाउन था, तो बच्चों के एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमारे लेवल पे कंसर्न नहीं था, वो तो उनका अपना कंसर्न था। बट द थिंग इज दैट ये टेक्नोलॉजी है, कभी भी मौके पे धोखा दे सकती है। और गलती मेरी भी हो सकती है क्योंकि मुझे पहले ही सर्वर उतना लेके चलना था। बट आई वाज नॉट होपिंग कि इतना बच्चा एक ही बार कोशिश करेगा। इसका मतलब बच्चों को क्वालिटी कंटेंट का शायद पता चलता है। तो अब आपका इश्यू रिजॉल्व हो चुका है। तो अगर आप अब चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं टेस्ट। अब आपको दिक्कत नहीं है, और दिक्कत आए भी कभी इन फ्यूचर कभी भी आए, और अगर आपको ऐसे भी कोई बात करनी हो, या फॉर एग्जाम्पल आपका ओएमआर बेस्ड मॉक टेस्ट होगा, अपना स्कोर बताना चाहिए या कोई डिस्कशन करना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ऑल दो मैं रिप्लाई थोड़ा लेट करता हूँ, मे भी आपको एक दिन के बाद रिप्लाई आ जाएगा, बट पेशेंस रखो। मेरे को जब फ्री टाइम मिलता है मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चों को पता है। और कई बच्चे सोचते हैं कि मतलब उनको नहीं पता चलता है, गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो आप इंस्टाग्राम पे आप मेल पे कर सकते हो। मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इतनी बात करनी थी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ अ फॉर्मेट प्रिंटर इज। तो पूछा कि फॉर्मेट प्रिंटर पेंटर जो है, सॉरी, फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, अब एग्जाम नेक्स्ट में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर में बेसिकली जस्ट इतना होता है कि आप पूरा फॉर्मेट को ही फॉर्मेट पेंटर मतलब आप पूरा फॉर्मेट ही उठा लो, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चल जाओ, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। मतलब कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्मेट बनाया ना, मतलब मैंने एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में या एमएस आउटलुक में मैंने एक फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट में मैंने पहले ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी पीडीएफ के एक ही फॉर्मेट रखा हुआ है, अब मैं वही फॉर्मेट हर एक में यूज कर सकता हूँ। तो मैं फॉर्मेट पेंटर की तरह काम कर रहा हूँ, मतलब ऐसे समझ लो। क्योंकि मतलब अब मेरे को बार बार अपना फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम फॉर्मेटिंग पूरी की पूरी उठा लेते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस peripheral device is mostly used in the financial transactions to process a large number of checks by recognizing the magnetic encoding number printed at both of the check। देखो इनमें से पूछा कि कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है जिसको लार्ज नंबर ऑफ चेक्स को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर या बार कोड रीडर। तो देखो मैंने आपको बताया कि एमआईसीआर जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका यूज किया जाता है बेसिकली जो बैंक्स में जो चेक्स होते हैं ना उनकी इंक को आइडेंटिफाई करके ये चेक्स वगैरह को करता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखनी कि ये सारे कौन से डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो अगली बार एग्जाम में पूछ लेगा तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट अच्छे से पढ़ के जाना। अभी तक कितने क्वेश्चन जो है इनके रिलेटेड आपको आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एमएस पावर पॉइंट, अगर मैं एमएस पावर पॉइंट की बात करता हूं, एक नई स्लाइड को अगर इंसर्ट करना हो आपने, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में अगर एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना हो, किसी करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालनी हो, ठीक है, तो कौन सी की का हम यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एम,
कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ या कंट्रोल प्लस एफ। तो किसका यूज किया जाता है जब हमें एक नई जो है डालनी हो प्रेजेंटेशन में, एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी हो, तो हम कौन सी का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एम का। ठीक है, ये याद कर लें, कंट्रोल प्लस एम का यूज किया जाता है जब हमें एक न्यू ऐड करनी है। और अगर सपोज करो तो पूरी की पूरी नई प्रेजेंटेशन ही डालनी हो तो कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्लाइड डाल रहे हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर एक स्लाइड डालनी है, जस्ट एक स्लाइड, उसके लिए कंट्रोल प्लस एम। और अगर पूरी की पूरी नई प्रेजेंटेशन डालनी है तो कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। और अगर सपोज करो डायलॉग बॉक्स खोलना हो तो ये सब ये आपको पता है, बट इंपॉर्टेंट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ये पूछता है अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना हो, बंद करना हो, आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट। और केस चेंज करना हो तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज करते हैं। अगर आपको केस चेंज करना हो तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज करते हैं, ये पूछा जा सकता है। और क्या इंपॉर्टेंट है, एक दो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो। ठीक है, अगर आपको स्लाइड शो को खत्म करना हो तो आप एस्केप की का यूज करते हो, इससे आप स्लाइड शो के बाहर आ जाते हो। और अगर आपको स्लाइड शो को देखना है तो आप F5 का यूज करते हो। ठीक है, एग्जाम में ऐसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू व्यू द स्लाइड शो, तो आप F5 करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू एंड द स्लाइड शो, तो एस्केप की का यूज करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू प्रेजेंटेशन, तो आप कंट्रोल प्लस एन का यूज करोगे। और क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, और केस चेंज के लिए शिफ्ट प्लस F3। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो हमने कवर कर ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70 आपका क्या कहता है, द टर्म गीगाबाइट रेफर टू, तो जीबी जो है, एक जीबी में क्या होता है? यार ये तो सबको पता है, जीबी में आपने सुना हुआ है, एक जीबी में 1024 क्या होती है? एमबी होती है। ठीक है, तो जीबी बड़ा है और एक जीबी में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। तो 1024 मेगाबाइट्स कहां पे? ऑप्शन सी में, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर किसी भी बच्चे को ये टेबल नहीं आता है तो वो टेबल याद करके जाए। देखो सबसे छोटा मेमोरी का यूनिट होता है बिट। क्या होता है? बिट। एक बिट, एक बिट में क्या आता है? या जीरो या वन। ठीक है, या जीरो या वन, जीरो का मतलब ऑफ, वन का मतलब ऑन। ठीक है, अब बिट से बनता है बाइट, 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है। क्या बनता है? 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है, ये याद कर लेना, एक बाइट बनेगा। फिर आपकी 1024 बाइट्स को मिलाकर क्या बनता है? आपकी एक जो है किलो बाइट बनता है। फिर आपके 1024 किलो बाइट को मिलाकर एक एमबी बनती है। फिर 1024 एमबी को मिलाकर एक जीबी बनती है। ठीक है, फिर 1024 जीबी को मिलाकर टीबी बनती है, टीबी के बाद टीबी बनती है। इसी तरह से मतलब टेराबाइट के बाद जीबी मतलब गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पीटाबाइट, पीटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जीटाबाइट, जीटाबाइट के बाद जोटा, जोटा के बाद ब्रोंटो, और सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन सा होता है? जियोपबाइट। क्या होता है? जियोपबाइट। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे बड़ा जियोबाइट और सबसे छोटा बिट। सबसे छोटा कौन सा होता है मेमोरी का यूनिट? बिट। अगर अरिहंत की बुक है ना तो वहां पे टेबल बना हुआ है, थोड़ा ऊपर ऊपर से नजर मार के जाना है इसको। ठीक है, दो क्वेश्चन और करेंगे, इतना ही रखेंगे, इसको दो पार्ट में करेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। अभी तो एक दो पेपर के और क्वेश्चन मैंने डाले हैं, देखो यहाँ पर अभी हाफ ही हुआ है, तो मतलब करेंगे अभी एक दूसरे लेक्चर में कवर करवा दूं। बट ये सीरीज इंपॉर्टेंट, और आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। इसमें अभी तक जम्मू कश्मीर के लेक्चर भी आ चुका है, जीके का जो है लेक्चर आ चुका है। इससे पहले मैंने इंग्लिश के भी इडियम फ्रेजेस वगैरह लाया, मैं ओवरऑल इंग्लिश का लाऊंगा पीवाईक्यू का। अगर आपको जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ले आऊंगा, अदरवाइज फिर बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन फॉर एमएस पावर पॉइंट। यहां पर बच्चों ने मार खाई थी। बच्चों ने सोचा एमएस वर्ड में अगर वर्टिकल होता है पेज ओरिएंटेशन, मतलब वर्टिकल पेज ओरिएंटेशन का मतलब पोर्ट्रेट, वर्टिकल का मतलब पोर्ट्रेट, तो उन्होंने सोचा पोर्ट्रेट है, उन्होंने पोर्ट्रेट मार दिया। जो इस बच्चे ने भी सेम गलती करी है, तो ये गलत है। एमएस पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है, एमएस पावर पॉइंट में लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल होता है एमएस पावर पॉइंट, क्योंकि स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल होती है ना आपकी। तो एमएस पावर पॉइंट में पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है? लैंडस्केप होती है, लैंडस्केप होती है। और एमएस वर्ड में, वर्ड की बात करूं मैं, एमएस वर्ड में तो वो पोर्ट्रेट होती है। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, इतना ही रखेंगे, बाकी कल करेंगे। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ, एमएस पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन होती है, ऑल दो आपके सिलेबस में नहीं है, जेकेपी कांस्टेबल जूनियर असिस्टेंट वाले देख लो। तो वैसे भी जेकेपी कांस्टेबल थोड़ा पावर पॉइंट का देख के ही जाना, बिल्कुल इजी इजी वाली चीजें। तो एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किससे बनी होती है? स्लाइड्स और हैंडआउट होते हैं, स्पीकर के नोट्स होते हैं, आउटलाइंस होते हैं, ये सब कुछ होता है एमएस पावर पॉइंट में। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आने वाले दिनों में आपको मैं कवर करवा दूंगा। आज 13 नवंबर को जेकेपी कांस्टेबल का फुल लेंथ मॉक टेस्ट था, पहला ओएमआर बेस्ड। आई होप आप बच्चों ने टेस्ट अच्छे से दिया होगा। जो बच्चे भी अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो अपनी ओएमआर शीट जो आपने भरी है, जो टेस्ट दिया, उसके एंड पे आप मुझे अपना स्कोर बता सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कि कितना है और कितना एवरेज होना चाहिए
मैं एक पोल भी करवा लूंगा, ठीक है। और अच्छे से टेस्ट दो। अब आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 19 को है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जो जो आपने कमियां की हैं, जिन पोर्शन में आपको लगता है कि आप वीक हैं, अब आप उन पे फोकस करें और 19 पे उससे भी अच्छा जो है स्कोर करने की कोशिश करें। और टेस्ट की क्वालिटी के लिए तो बहुत सारे रिप्लाईज आ चुके हैं। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं करा है, तो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल। देखो, चार्जेस आर जस्ट मिनिमल 49 रुपीज में चारों टेस्ट हैं। चार्जेस की बात नहीं, आज जैसे फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट क्रैश होगी तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मेरा बहुत नुकसान हो गया, बट द थिंग इज दैट मेरी मेहनत है इस मॉक टेस्ट को बनाने में, मतलब वो मेहनत आप तक पहुंचनी चाहिए। जैसे लेक्चर में मेहनत है, वैसे एक एक क्वेश्चन छान छान के आपके लिए बनाया गया। तो अगर किसी को एनरोल करना हो तो वीडियो जो है 4-5 दिन मैंने डाली थी, मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। गूगल में जाके अवेकनिंग क्लास सर्च करके वहां से आपको मिल जाएगा, तो आप एनरोल कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा, अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ भी कंसर्न करना है, तो आप हमारी मेल कर सकते हैं awakeningclasses1343@gmail.com पे, या इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।